बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ फ़ख्र रहमान है और जुल्करनैन इकबाल और सदीक जान। बात आज भी सुप्रीम कोर्ट की होगी। बड़ा अहम मुकदमा था आज इंफॉर्मेशन कमीशन के हवाले से। आम शहरी किस चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वो पूरी हमें रोएदाद सुनाएंगे जुल्करनैन इकबाल, क्योंकि ये अदालत में मौजूद थे। लेकिन इसके अलावा मैं अभी आपको बता दूँ जो दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे, अब चंद घंटे रह गए हैं। कल बहुत ही अहम दिन है और काजी साहब के हवाले से जो मफरूज़े कायम किए गए, जो लोगों की तवक्कुआत, उसका फ़ैसला होने जा रहा है। क्योंकि कल जो केस है फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी है। क्या कल हो सकता है, काजी साहब क्या करेंगे, बड़ा टेस्ट है उनका, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जुल्करनैन ये बयान फरमाइए कि आज बड़ा अहम मुकदमा था और आज भी ये ख्याल किया जा रहा था कि काजी साहब उड़ा देंगे इसको और बिल्कुल इन्फॉर्मेशन जो है ये पाकिस्तानियों का हक है और इसको हर चीज़ को डाल देंगे वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ क्या वहाँ पर? समी साहब, होगा एट द एंड यही कि वो डाला सब कुछ, ये पटिशन जो है ये डिसमिस हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे तमाम अफसरान की है कि कितने अफसरान हैं उनके नाम शायद पब्लिक ना करें, लेकिन अफसरान की तादाद जो है वो पब्लिक कर दी जाएगी वेबसाइट पर। मैं देखें सुप्रीम कोर्ट, सॉरी एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने लोग हैं, क्या मेरा इस वक्त ये इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो इंफॉर्मेशन कमीशन का जो फैसला था, फिर जिस तरीके से वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, जो कुछ हुआ, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि आज कोई कानूनी नुक्ता ये सेटल कर सके। कानूनी नुक्ता सेटल करना इतना आसान होता तो यकीनन कर देते। मामला ये था, इसमें दोनों साइड्स के ऊपर एक एक बड़ा अहम नुक्ता था जिसकी वजह से आज फैसला नहीं हो सका। मामला ये था समी साहब के शहरी मुख्तार अहमद ने पहले रजिस्ट्रार को दरख्वास्त दी कि इंफॉर्मेशन दें, उन्होंने नहीं दी। फिर वो इंफॉर्मेशन कमीशन चले गए, उन्होंने ऑर्डर कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब आप ये सारी तफसीलात इस शहरी को फराहम करें। उसके बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट ने जो इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। फिर खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि जी बड़ा एक एकेडमिक सा ऑर्डर है जो ICA में हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का, तो उसको तो छोड़ें, सिंगल बेंच के फैसले के ऊपर अगर बात करें तो वो कैसा है। मामला यूँ है समी साहब, अगर सादे लफ्ज़ों में बताऊँ तो सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस का और बाकी जस्टिस रहमतुल्लाह का एक सवाल ये था कि इंफॉर्मेशन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऑर्डर कैसे जारी कर सकता है, क्योंकि जो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो बिल है, जो कानून है इसका, उसमें सुप्रीम कोर्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनका जिक्र नहीं है। सिर्फ जो वफाकी कानून के तहत बनी हुई अदालतें हैं जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे कस्टम का ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, वो और जो उसके तहत बनने वाली अदालतें हैं जैसे ATC हो गई या नैब की कोर्ट हो गई, इनके वो कवर करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तो कवर नहीं करता। क्या कोई भी अपना एहतसाब नहीं चाहता अपने बारे में? नहीं सभी से मामला एहतसाब का नहीं है, बात को समझने की एक चीज है। मामूली सी इंफॉर्मेशन है, वो कहते हैं नहीं जी ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर प्रॉब्लम आ जाएगी। वो इस तरीके से आएगी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे। अगर इंफॉर्मेशन कमीशन ये ऑर्डर करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इंफॉर्मेशन कमीशन के मातहत है? बिल्कुल भी नहीं है। इंफॉर्मेशन कमीशन वफाकी हुकूमत के मातहत काम कर रहा है, उनके अंडर है ये, क्योंकि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी चाहती थी, उस लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट का भी हिस्सा नहीं है, ना गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर है, इनडायरेक्टली भी सिर्फ सदीक जान आपकी इजाज़त से एक सिर्फ सवाल करूंगा। ये जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, मातहत है, इससे बड़ी एक गलत मैसेज जा रहा है। इंफॉर्मेशन कमीशन ने कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं उनमें को मुदाखलत करनी है। जो कानूनी काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, वो जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसने तो वो ये नहीं करना। इट्स अबाउट ओनली सिंपल एक सवाल है उनकी इंफॉर्मेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन देने का। इसमें मतहती या अंडर आने का क्या मामला ये है कि वो ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, वो रजिस्ट्रार को आइन में है कि आपने देना है, इंफॉर्मेशन एक्ट है। सर इंफॉर्मेशन एक्ट आइन से बालातर तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई आइन से, सुप्रीम कोर्ट को बालातर है इससे? बालातर इस तरह से है कि लॉ में नंबर 1 कवर नहीं है। दूसरी बात ये कि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को था। आइन का आर्टिकल 176 बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब है चीफ जस्टिस और तमाम जजेस। क्या इंफॉर्मेशन कमीशन इन तमाम जजेस को हुक्म दे सकता है? नहीं दे सकता। एक सवाल जजेस ने आज ये भी पूछा कि अगर इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार चैलेंज ना करते और वो मामला पुट अप कर देते सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस कहते इस पर अमल नहीं करना, तो क्या चीफ जस्टिस पे कंटेम्प्ट लगती? नहीं लग सकती। अगर वो फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाते एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, उसके सामने मामला रखते कि जी ये एक ऑर्डर आया है तो क्या हम इसके पाबंद हैं या नहीं है, इस पर क्या फैसला है, पॉलिसी क्या बनानी है,
17 जज बैठ के कह देते हैं जी हमने नहीं मानना इसको, हम उसके अंडर नहीं है, अपने तौर पे बेशक हम पब्लिक कर दें लेकिन उनके ऑर्डर मानने के पाबंद नहीं है, तो क्या पूरे जजेस के ऊपर कंटेम्प्ट लग जाती या ना लगती? फिर एक सवाल उन्होंने ये भी पूछा पटिशनर से, अगर आपकी दरखास्त इंफॉर्मेशन कमीशन मुस्तरद कर देता, रिजेक्ट कर देता, कि आप हाई कोर्ट जाते, और हाई कोर्ट आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो रिट इशू ही नहीं कर सकती, आप तो रेमेडीलेस हो गए थे। यही भाम है जिसको कैसे क्लियर करेंगे। दूसरे एंड पे अहम सवाल ये था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो हाई कोर्ट में लिटिगेशन कर सके। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ऐसी कोई बात नहीं है 1980 के जो बने हुए हैं, ना ही आइन में ऐसी कोई बात है, ना कानून में, क्योंकि ये कभी तस्वुर ही नहीं किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट किसी अदालत से रुजू करेगी अपनी किसी कानूनी चाराजोई के लिए। इसलिए रजिस्ट्रार बाय इख्तियार नहीं था। रजिस्ट्रार को इख्तियार दे सकते थे चीफ जस्टिस, लेकिन वो भी अकेले नहीं, फुल कोर्ट अगर बैठती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट थी, फुल कोर्ट अगर बैठ के रजिस्ट्रार को ऑथराइज करती तब ये मुमकिन था, अदरवाइज नहीं था। तो ये दोनों साइडों से बड़े टेक्निकल सा मामला था, इसलिए जजेस ने को फौरी फैसला करने के बजाय पिटिशनर को और अटॉर्नी जनरल को ये कहा कि आप अपनी मामलत के साथ हमें ना सिर्फ तहरीरी दलाइल दें बल्कि दुनिया भर में प्रेसिडेंट किया है वो भी बताएं। जस्टिस अथर मैनिला ने एक बात कही, उन्होंने कहा हाई कोर्ट में जब ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, जब वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने वेबसाइट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी थी। उसकी वजह सिर्फ ये थी, उन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो अपनी ही कोर्ट यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद पिटिशनर नहीं बन सकते थे, और ना ये मामला इस्लामाबाद की हद तक किसी और हाई कोर्ट के अंडर आता था कि हाई कोर्ट खुद वहां जाके पिटिशनर बन जाते। इसलिए हमने मुनासिब यही जाना कि जो पिटिशनर की इस्तदा है उसको मंजूर करते हुए इन्फॉर्मेशन उनको दे दें अपने तौर पर, क्योंकि मामला कानूनी तौर पर बहुत पेचीदा होता जा रहा था। वही मामला यहाँ पे भी है। एक हिंट जजेस ने यह जरूर करवाया कि अगर हम अपने तौर पे पब्लिक कर दें इंफॉर्मेशन कि हमारे पास किस कैटेगरी के कितने अफसरान हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, तो फिर ये मामला हो सकता है। लीगल साइड पे जाएंगे तो मामला चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत कम्प्लेक्स है ये। और एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक एग्जाम्पल ये दी जस्टिस फाइज ईसा ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में 2 जो है ट्रांसजेंडर्स भी काम कर रहे हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट उनके नाम और तफसील दे दे और वो कहेंगे जी हम हार्टू में इससे हमारा नाम क्यों पब्लिक किया है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी ये डिटेल पर्सनल लेवल की है जो कि नहीं दी जा सकती। फिर एक सवाल अटॉर्नी जनरल क्योंकि एडवोकेसी कर रहे थे कि जी इन्फॉर्मेशन पब्लिक होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि अगर कोई कल ये इन्फॉर्मेशन मांगता है कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के किस जज के कितने जो है ना पोते हैं, कितने पोतियां हैं और वो रहते कहाँ पे हैं, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन भी हम देने के पाबंद होंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर ट्रांसजेंडर समेत किसी अफसर का आप तादाद बता सकते हैं कि कितनी है, उनके नाम पब्लिक करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। जजेस कहाँ रहते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, शाम को कितने बजे उठते हैं, उनके पोते कितने हैं, पोतियां कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ये शेयर नहीं की जा सकती। इस पर फिर जस्टिस अथर मैनिला ने आप वाली बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में रजिस्ट्रार तो कंपिटेंट नहीं है इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर चैलेंज करने का, तो क्या फैमिली खुद चैलेंज करेगी कि हमारी तफसीलात ना दिए जाएं? पूरे कानून में आइन में इबाम है, करेगा कौन? ये सवाल है जिसके ऊपर आगे जाके फैसला आना है, इसलिए रिजर्व हो गया। सदीक जान, यू वांट टू ऐड? जी देखें, मैं प्रोसीडिंग ज़बरदस्त अंदाज से जुल्करनैन साहब ने बता दी है। मैं ये समझता हूँ कि आज ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हामियों को पहला झटका लगा है। पहला झटका इसलिए है कि काजी फाइज ईसा साहब के हामी पिछले 1.5-2 साल से, जब से ये मामला इंफॉर्मेशन कमीशन से आया, जब से तब से वो अटैक कर रहे हैं गुलजार साहब पर और बंदयाल साहब पर। वो जी इन्होंने पब्लिक नहीं की इन्फॉर्मेशन, ये वो, और काजी साहब जिस दिन से आके बैठे उन्होंने कहा धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे इन्फॉर्मेशन की काजी साहब, ईच एंड एवरीथिंग पब्लिक हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। आज बहुत बड़ा दिन है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज की प्रोसीडिंग ने ये बात साबित की है कि इंफॉर्मेशन जो है ना वो ये एक टेक्निकल एक है और पेचीदा मामला है कि किस हद तक आपने करनी है, क्या नहीं करनी। नाम आप नहीं पब्लिक कर सकते, उनकी चीज़ें आप बहुत सारी एक्सपोज बहुत से लोगों को नहीं कर सकते उस तरह से कि वो क्या है। तो एक चीज़ तो ये साबित हो गई कि वो जो अगर बंदयाल साहब ने ये पब्लिक नहीं की थी चीज़ें तो उसके कानूनी कुछ जवाब मौजूद थे। ये जो है ना कि वो क्यों जी वो रजिस्ट्रार चला गया, तो ये पहला उनको झटका लगा, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि आज क्या होगा कि जब ये दरख्वास्त समाअत शुरू होगी तो काजी साहब कहेंगे ये समाअत शुरू बाद में करते हैं, ये लें, ये सारा डाटा पड़ा, ये सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ये जाके वेबसाइट पे देख लें। तो मेरा ख्याल है ये एक पेचीदा मामला था, इसलिए इसकी बुनियाद पर जो बंदयाल साहब और गुलजार साहब पर हमले होते रहे वो गलत थे, और आज उनको पहला झटका लगा जो ये समझ रहे थे कि आज की बात में इजाफा करूं एक, जब ये झटका लगा ना तो हेयरिंग खत्म हो गई, पिटीशनर बेचारा बाहर खड़ा हुआ था और वो वापस आने के लिए जहाँ पे हमारे कैमरे लगते हैं, हम लाइव हिट्स कराते हैं, वो उस डाइस के पास वो खड़े हुए थे और गालिबन किसी का वेट कर रहे थे शायद बाहर जाने के लिए। तो वो सारी टीम आई, उन्होंने आके उस पिटीशनर को घेर लिया और कहा कि जी दबे दबे अल्फाज में जजेस आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें आर्म फोर्सेस भी एक्सक्लूडेड हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूडेड है वहाँ पे वो भी एक्सक्लूडेड है, तो आप इसकी वायरस को चैलेंज कर दें।
अब और उनको कुछ नहीं मिला तो उसको भड़काना शुरू हो गया कि जी अब इस तरह मामले को ले आओ कि शायद यहाँ से हमारी गाल गल जाए। मतलब हमारे बाबे को कुछ नहीं कहना। साढ़े बाबा साढ़े। अब फखर रहमान साहब, आपका भी बड़ा तजुर्बा है, आप जरा इस पे कोई बोलें। ये तो सदीक जान साहब ने खुश कर दिया आज। नहीं, इस पे मैं एक बात रिक्वेस्ट कर लूँ, क्योंकि इस मौजू पे ना हम बहुत टेक्निकल, बस जल्दी जल्दी, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा बड़ा। अच्छा जी, आ जाए अगले टॉपिक पे आ जाए। फखर साहब, आप सारी तवनाई अगले टॉपिक पे डाल दीजिएगा। कल जी अब बड़ा दिन है, क्या होगा आज की तरह फिर ये मफरूजे सारे और झटके लगेंगे क्या? झटका तो लगना है, इधर वालों को लगेगा, उधर वालों को लगेगा, ये बताइए। ये बताइए किसको लगेगा जुल्करनैन? सर मेरे हिसाब से तो जोर का झटका दोनों को ही लगेगा, ये किसी एक फरीक के लिए झटका नहीं। फखर रहमान आप बताएं यार, आपने बड़े झटके देखे हैं। देखें समी साहब, जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में डी डे, तो कल जो है ना वो डी डे है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपने देखना है कि आइन और कानून की बालादस्ती की जो बातें करते थे और जिन मामलात के हवाले से बहुत सारे लोगों ने तवक्कुआत रखी हुई थी, ठीक है जी, अब वो मामला कल जो है ना आर या पार होने जा रहा है। उसकी वजह ये है कि तो सारे अपनी पिटीशन ही वापस ले रहे हैं यार। पेमरा ने भी कह दिया हम वापस लेते हैं। सिर्फ वजारत दिफा भी मुझे लगता है कि कल आके वो कह देंगे। रास्ता हमवार हो गया इम्प्लीमेंटेशन का। मुझे आप बताएं, ये जस्टिस फाइज ईसा ने खुद अपनी पिटीशन के अंदर ये लिखा था जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने की कि इस फैसले की वजह से मुझे निशाना बनाया गया। जो मैंने कहा था कि जी जो सर्विसेज के चीफ्स हैं वो इंक्वायरी करके अपने अफसरान के खिलाफ जिन्होंने हलफ की खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। काजी साहब का मौक़िफ़ यह है कि इसके बाद मुझे निशाना बनाया गया और मेरी वाइफ की ट्रोलिंग की गई, मेरे जो एसेट्स है बच्चों को तक को निशाना बनाया गया। उन्होंने अपनी वाइफ को साथ खड़े करके यही मैसेज दिया था कि जिसने हमारे साथ पंगा किया मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरी नज़र में ऐसे है। और कल उनको एक लाइसेंस मिल गया है। सारे लोग जब वापस ले लेंगे अपनी पिटीशंस जो रह गई हैं वो डिसमिस हो जाएंगी, फिर मामला इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। फखर रहमान साहब भी आपके मुतासरा वो हैं, मतलब आप उनको बात ही नहीं करने दे रहे। नहीं, अच्छा किया जुल्करनैन ने जो चीज़ जुल्करनैन साहब का ना खतीबों वाला मसला है। उसमें देखिए ये जो पिटीशंस वापस हुई हैं इसका मतलब ये है कि नाउ आप प्लीज़ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। अब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब जो है ना वो झटका किसको लगेगा, जैसे सदीक जान साहब भी कह रहे हैं और सब लोगों की कल पूरे पाकिस्तान की का जो मरकज़ है वो सुप्रीम कोर्ट है। वो तो आज भी ऐसा ही था कि ख्याल था कि बड़ा झटका लगेगा, तो आज तो देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। देखें वैसे मैं फ़खर साहब आपकी इजाज़त के साथ मैं ये समझता हूँ कि कल का दिन जो है ना वो पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के अहम तरीन दिनों में से एक दिन है। और कल का दिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के अदालती करियर के लिए, उनकी लेगेसी के लिए अहम तरीन दिन है। और कल का दिन तयन कर देगा कि पाकिस्तान में आगे चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और उसकी दो वजूहत हैं। देखें, एक तो ये है कि एक तासुर बना दिया जुल्करनैन साहब के थोड़े वो दोस्त हैं, फ़खर रहमान साहब के ज़्यादा वो दोस्त हैं, बड़े पुराने इनके दोस्त हैं जिन्होंने ये हमारे तो करम फरमा है। हाँ, आपको वो मैं अभी तक मेरी ज़बान पे नहीं चढ़ा, वो मरदूदे अहले सफा मरदूदे हरम। अहले सफा मरदूदे हरम। देखिए जो फ़खर रहमान साहब के दोस्त हैं ना बहुत पुराने, वो 16 सितंबर तक ये तासुर बनाते रहे कि काजी साहब सबके साथ ऑन बोर्ड हैं, सबके साथ गुड्डी गुड्डी हैं, सबके साथ उनके मामला ठीक हैं, इदारों के साथ बिल्कुल यस है। और काजी साहब के आते ही पाकिस्तान में बदतरीन क्रैकडाउन होगा, चीज़ें वो फिर जावेद चौधरी साहब का बयान आपने देख लिया कि फैसला कर लिया गया कि आप किसी को अदालतों में पेश नहीं करना, और ये सारी चीज़ें। कल का दिन इस हवाले से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है समी साहब। देखें फैज़ाबाद धरना आज को नोटिस कैसे हुआ था कि एक वकील ने आके बताया कि सर मुझे ना बड़ी देर लगी मैं फैज़ाबाद में आना था और शमसाबाद से नासिर दूध वाली की गली से मुझे आना पड़ा। ठीक है, वो बड़ी तंग गली थी, ठीक है सुने ना, बड़ी तंग गली थी वो नासिर दूध वाले के पास से। फिर मैं लेफ्ट मुड़ा, फिर मैं राइट हुआ और उधर से फिर कब्रिस्तान के साथ से होकर मुझे आना पड़ा। रश बड़ा था वो, क्योंकि फैज़ाबाद में धरना हो रहा है। समझे अच्छा सो मोटो क्यों? क्योंकि वकील साहब या एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो 1 घंटा उनको ज्यादा लगाते हुए और रास्ता ब्लॉक है। कल मेरे ये नहीं एक मिनट मेरी यार तो सुने मेरे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना कि क्योंकि रास्ता ब्लॉक है। लेकिन मैं अगली बात मैं ये कह रहा हूं कि कल क्या काजी फाइज साहब ये अगर किसी बंदे के ताखीर से पहुंचने पर सबब बना सो मोटो, तो कल एक साइल जिसने रिव्यू डाली हुई है वो लापता है काजी फाइज साहब के हलफ उठाने के दिन से। क्या कल वो इस चीज को परसू करेंगे कि एक साइल, आप शेख रशीद का जिक्र, शेख रशीद का बात कर रहा हूं कि वो कहां लापता है, वो कहां गायब है? और क्या काजी फाइज साहब अमानुल्लाह कररानी को बुला के पूछेंगे कि कहां अरेस्ट है, वो तुम कह रहे हो अरेस्ट है, वो कहां है शेख रशीद? तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट कल ये होगा देखना। और कल का दिन
वो जो फ़खर साहब के दोस्तों ने जो एक परसेप्शन बनाई हुई है कि सबके साथ गुड्डी गुड्डी और काजी फैसल साहब के मामला तय हैं, ये कल का दिन तयन करेगा। और ये भी है देखना होगा कि कल जब काजी साहब के रिमार्क्स, वो जो उनकी एक पिछले जब से वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं इदारों के वाले से वही होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, और अगर वो रिमार्क्स होते हैं तो वो टीवी चैनल चलाते हैं नहीं चलाते, कितने चलाते हैं कितने चलाते हैं, और उसके बाद रिएक्शन क्या आएगा, ये कल का दिन ना। फखर रहमान आप भी मैं तो ये कहूँगा कि कल की भी ट्रांसमिशन जो है ना लाइव हो जाए वहाँ से, और समाज जो है ना वो सब देखें। कोई चैनल नहीं दिखाएगा बॉस। नहीं, कल तो लाइव हो भी नहीं रही, कमेटी ने लाइव का फैसला भी नहीं किया। नहीं, वो फैसला तो कमेटी ने कहा कि नहीं, ये बात बहुत अहम है और ये ठूसा ठूसा हो सकता है, इसलिए ये बात अंदर ही कि जनाब जुल्करनैन इकबाल साहब। सर अगर तो ये मामला जैसे सदीक जान साहब कह रहे हैं कि शेख रशीद की हद तक मेरे लिए मामला बड़ा अहम है, वो मामला सबके लिए अहम होगा, लेकिन अगर आपके लिए अहमियत इस बात की और आप इस इंतज़ार में हैं तो फिर आप कल बेशक कोर्ट ना आइएगा या आराम से सोए रहिएगा, क्योंकि ये मैटर कल इस अंदाज में आना ही नहीं है। दूसरी बात ये मतलब कुछ नहीं होने जा रहा, नहीं शेख रशीद की हद तक कुछ नहीं होने जा रहा, ओवरऑल तो होगा, बहुत कुछ होगा। एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर कुछ लोग अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को देख के, या ओवरऑल जिस सबको पता है कि जो जुमेरात को ये केस लगा हुआ है कि जो सुबह जो है ना वो तोपें चलना शुरू हो जाएंगी, फायरिंग शुरू हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो 12 बजे तक का इंतजार करें। 12 बजे के बाद जाकर जो होना है, क्योंकि 15वें नंबर पर आखिरी केस के लगा हुआ है, आराम से उठे। आज भी 1:30 बजे के करीब इस केस की सेकंड टाइम बारी आई है। तबीयत ना खराब हो जाए किसी की। नहीं ये वो तबीयत खराब वाले, वो देखे ना, वो कनरानी साहब की इल्तवा की दरखास्त तो आई हुई है, हो सकता है उसी को सुन लिया जाए। नहीं सर, वो बाकी तो मौजूद है, क्योंकि काजी साहब ने एक बात कह दिया ना कि ये एडजमेंट्स वाला कल्चर खत्म समझे, और जो केस फिक्स होगा वो दलाल दी जाएगी। मेरा लिए कल के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, क्योंकि एक चीज़ है, ये जो है ना आज इस वक्त तक जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन 4:30 का टाइम है, अभी तक वजारत दिफा ने अपना रिव्यू वापस नहीं लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और एक आखिरी चीज़ जी मैं सदीक जान साहब से पूछना चाहूँगा कि ये अमानुल्लाह करनानी साहब शेख रशीद के ही वकील हैं जो उन्होंने पिटीशन में लिखा हुआ है, जो आखिरी 2-3 लाइनें हैं। देखिए वो 2-3-4 साल पहले के हालात के मुताबिक उनके वकील बने थे, इस वक्त तो उनके वकील नहीं, वकील शायद ना हो, इस वक्त उनके खिलाफ गवाह हैं। ये जनाब आज की सारी रोयदात, और इंशाल्लाह आप कल तो फिर बड़ा दिन है, फिर देखते हैं क्या होता है। कल भी आपसे मुलाकात करेंगे, आपको अपडेट देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।